चलिए अजय, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद द प्रॉब्लम्स। सो लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है। आपको ये कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन which is x square minus 3 times 2a plus 4 times x plus a square plus 18a plus 81 equal to 0 is unity. You have to tell me the value of a. Look at the question carefully. If the product of the roots of the given equation is unity, tell me the value of small a. I think अगर हम start करेंगे वजह, the product of the roots of the equation will be constant term which is a square plus 18a plus 81 divided by the coefficient of x square. So I think product जो आपके पास आएगा, अगर उसको मैं product लिख रहा हूं तो ये होगा वजह आपका a square plus 18a plus 81, which is a constant term of a quadratic equation divided by the coefficient of x square, which is basically 1, and this is given as equals to 1. So इसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर a के लिए, तो यहां से बचा आपका a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0. उसको सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक. इसको a के लिए सॉल्व कर दीजिएगा. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ यू आर गेटिंग a स्क्वायर प्लस 80 के आपको ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका सम जो है वो आपके पास 18 होना चाहिए. So I think it is going to be 10a plus 8a plus 80 equal to 0. सॉल्व करोगे बच्चे तो यहां से आपके पास आएगा a टाइम्स इन द ब्रैकेट a plus 10 plus 8 टाइम्स इन द ब्रैकेट a plus 10 is equals to 0. और वैल्यू ऑफ a जो होगी इट कम्स आउट टू बी -10 कॉमा आपका -8 हो जाएगा. इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. नो सर. चलिए now look at the second question. देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया मुझे कि सी आप मुझे निकाल के बताइए. कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट सी प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स in the bracket 2c minus 1 equal to 0 has sum of the roots as half of their product as sum of the roots as half of their product. देखो जो लैंग्वेज ये है कि सी इवैल्यूएट करना है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम है आपका रूट्स का वो बेसिकली sum of the roots as half of their product. यहां पर सम ऑफ रूट्स आएगा उसे. अरे नाम मुझे बताओ इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ यू लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ x which is basically minus times c plus 6, isn't it?
Yes, sir. कांस्टेंट टर्म इज बेसिकली 2 into 2c - 1। तो वजह जब आप बात करेंगे ना कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स बन जाता है आपके पास माइनस टाइम द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि मेरा ख्याल से बनेगा माइनस ऑफ माइनस टाइम्स इट विल बी c+6। और ये कहा गया कि किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो आई थिंक हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो बनेगा दैट इज बेसिकली कांस्टेंट टर्म विच इज 2 into 2c - 1 divided by the coefficient of x square. So I think Yes, this sir. will be 2 times in the bracket 2c - 1, और वैसे भी coefficient of x square 1 हो जाए तो यहां से आपकी कटिंग हो जाएगी इस तरह से। कटिंग होने के बाद देखिए आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का होगा। नाउ यू आर गेटिंग c+6 is equals to coming out to be 2c - 1। So you have to find the value of c. So I think from here अगर आप ध्यान दोगे तो c का जो वैल्यू होगा वजह, क्योंकि जब आपके पास टर्म्स को आप शिफ्ट करेंगे तो आई थिंक द वैल्यू ऑफ c will come out to be simply equals to 7. Any question you have, any doubt in your mind, you are free to ask. No, sir. सर -7 नहीं होगा सर? कैसे वजह आप शिफ्ट करो ना टर्म्स को, सर शिफ्ट हो गया ना तो सर -1 -6 हो जाएगा ना? तो यहाँ भी तो c में से 2c कम होगा ना, हाँ जी। माइनस c हो जाएगा। चलिए हम लोग मूव कर रहे हैं अब आपका नंबर थर्ड क्वेश्चन पे। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन केयरफुली। इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको समझना मुझे। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट जो है वो आपको कहा गया है कि let p comma q be the roots of the equation। p comma q be the roots of the equation which is basically x square plus mx minus n equals to 0। फिर ये कहा गया है कि m comma n be the roots of the equation x square plus px minus q equals to 0। Next, it has been given that m comma n comma p comma q, they are non-zero numbers। आपको मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगा। बोथ आर ट्रू, और इधर वन इज ट्रू और टू इज ट्रू, और निदर ऑफ देम इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि m टाइम्स m प्लस n is coming out to be equals to -1, and the second statement is that p plus q is equals to 1। How will you start? देखिए p कॉमा q जो है ना वो इस इक्वेशन के रूट्स है, m कॉमा n इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हम लोगों ने आपको बताया कि 80% केसेस में जब आपको रूट्स एडवांस में दिए जाते हैं तो हम जो स्टार्ट करते हैं जो वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट के कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, सो इफ p comma q are the roots of the first equation, so I think if you talk about p plus q, which is basically equal to the sum of the roots, is coming out to be -m। ये मेरा थर्ड इक्वेशन होगा। और फर्स्ट इक्वेशन के केस में p इंटू क्यू बनेगा प्रोडक्ट, एंड विच इज इक्वल्स टू -n। सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे तो m कॉमा n आपके रूट्स हैं, सो आई थिंक m प्लस n इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू -p। ये आपका बेसिकली फिफ्थ इक्वेशन होगा।
और m इंटू एन बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस q। अब आइएगा वजह आपकी जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट m इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू -1 and the second statement he say that p plus q is coming out to be equal to 1. How will you start? Anybody please out of you, कोई भी बता सकता है। देखो आपके जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ना एंटायरली डिफरेंट है। पहली में तो आपको ये बताना है कि m इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा या नहीं होगा। Anybody please out of you, how will you start this question? अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना जो आपको दी गई है उसमें m और n के बारे में पूछा है, तो एक काम करते हैं, नंबर 4 जो है ना, नंबर 4 आपके पास जो गिवन है, ये देखिए, ये नंबर 4 है। यहां से p का वैल्यू आप नंबर 5 जो है वहां से आप p का वैल्यू डाल दीजिएगा नंबर 3 में इसकी जगह पर, और नंबर 6 में से q का वैल्यू ये वाला जो है ना जो आपके पास है ये डाल दीजिएगा नंबर, अगेन थर्ड इक्वेशन में इसकी जगह। तो इससे क्या होगा कि p और q जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास m और n में एक रिलेशन आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो p का वैल्यू जो होगा वो यहां पे पुट करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस टाइम्स m प्लस n, प्लस q का वैल्यू जो होगा वो माइनस mn होगा, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस m। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 5 से p का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, यहां पर मैंने पुट किया है, और इक्वेशन नंबर 6 में q का वैल्यू जो है जो कि आपका mn है, लेकिन -2 करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका माइनस mn हो जाएगा, यानी q की जगह माइनस mn आ जाएगा। तो जब आप ये निकालेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो यू आर गेटिंग -m माइनस n माइनस mn इज इक्वल्स टू -m। आई थिंक बोथ साइड से -m कट जाएगा, सो फ्रॉम हियर आपके पास जो सिचुएशन आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, you are getting -n minus mn is equals to 0, which clearly indicates कि n plus mn is equals to 0, and from here you can take n common, in the bracket you are getting 1 plus m is equals to 0. So given when n into 1 plus m is equal to 0, so there are two possible values, n is equal to 0 or m plus 1 equal to 0, so m is equals to -1. इसमें कोई डाउट है वैसे तो आप we are getting n equal to 0 and m is equals to -1. ये हमारे पास m और n की पॉसिबिलिटीज आ रही है। अगर आप ये पॉसिबिलिटीज जो है वो स्टेटमेंट 1 में डालते हैं वैसे तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपके पास ट्रू नहीं होगा। देखिए स्टेटमेंट 1 में अगर मैं पुट करता हूं तो स्टेटमेंट 1 में क्या होगा वैसे, अगर आप देखेंगे तो m आपका -1 है, सो -1 इंटू ब्रैकेट में आ गया -1 प्लस 0 which is coming out to be 1, but it is never equals to -1। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो आपके पास रॉन्ग होगा। Now look at the statement number 2 which is given in the problem, जिसमें ये कहा गया कि p plus q आपका 1 होगा। देखिए आप एक काम करिए, इक्वेशन 5 और 6 को पकड़िएगा। चलिए मैं वापस आता हूं, मैं इक्वेशन 5 और 6 को पकड़ रहा हूं। 5 और 6 आपके पास है, तो इसमें एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट -p माइनस q कितना होगा जब आप m और n की वैल्यूज पुट करते हैं। तो आई थिंक m आपके पास है -1, n आपके पास 0 है, ये मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास मेरा ख्याल से -p। इसी तरह से जब मैंने इक्वेशन नंबर 6 में m और n का वैल्यू पुट करूंगा तो -q आपके पास 0 हो जाएगा।
तो दिव्य ये बताओ माइनस पी अगर आपका -1 है और -q 0 है, आई थिंक ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि p प्लस q जो है इट इज ऑलवेज कमिंग आउट ऑफ 1, इजंट इट? Yes, sir. तो आई थिंक द स्टेटमेंट नंबर 2 इज द ओनली ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो हो जाए ये आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाए। एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड, एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव। देखिए हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बार फिर सुनिएगा, हमारा आर्टिकल स्टार्ट होगा। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि जब हम इसके रूट्स की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि एक रूट आपके पास, इसको हम अल्फा कहते हैं, एक रूट आपका बीटा होगा। अल्फा जो है वो आपका बनेगा -b माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय आपका बन जाएगा 2a, और जो बीटा आपके पास रूट होगा, सो बीटा का वैल्यू मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि हम कन्वेंशन लेके चल रहे हैं कि अल्फा जो है उसको हम लेंगे -b माइनस रूट d अपॉन 2a, और बीटा को हम लोग लेके चल रहे हैं मुझे सिंपली एज -b प्लस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय आपका 2a। अब देखो मेरे पास यहां पर मैं पहला केस आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं कि ए बी सी जो है वो एक्चुअल में आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ द कोफिशिएंट्स आर रियल, if the coefficients are real, it implies a comma b comma c they belongs to a real number। आपको याद रखना है कि जो हम ऊपर आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकाल के रखे हैं उसमें जो क्वांटिटी d होती है, तो d जो है वो हमेशा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो जो हमारा जो पहला केस है उसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स रियल हैं तो हम डिस्कस करना चाहते हैं रूट्स का नेचर क्या हो। रूट्स का नेचर क्या होगा और नेचर को बताने के लिए डिस्क्रिमिनांट का क्या रोल होगा। और तीसरा आपने देखना है कि जो क्वाड्रेटिक आपके पास क्वाड्रेटिक पार्ट है, तो क्वाड्रेटिक पार्ट जो है वो किस तरह से आपका लिखा जाएगा। देखो इसको मैं कह रहा हूं ये नंबर 1 अल्फा, ये आ गया वैसे आपका नंबर 2। देखो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स किस तरह के होंगे। अल्फा बीटा अगर हम कहते हैं कि वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास अल्फा और बीटा को आप जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस रिप्रेजेंटेशन में जो क्वांटिटी आपके पास रूट के अंदर आ रही है यानी कि जो डी है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये डी आपका पॉजिटिव है तो उससे क्या होगा कि अल्फा और बीटा जो है वो आपके रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम सबसे पहले कहते हैं कि रूट्स आपके पास है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तब होंगे जब आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मोर देन 0। तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अल्फा जो है इट इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पार्ट है आपका जिसको हम लोग कहते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वो बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पार्ट उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि एक फैक्टर जो है ना वो आपका एक्स माइनस अल्फा, एक आपका एक्स माइनस बीटा। ये आपने ध्यान, ये मेरा पहला केस है कि जब रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे
यानी अल्फा और बीटा जो है वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो पहले तो आपने समझना है कि रियल कब होंगे। रियल तब होंगे जब आपके पास डी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो जब डी पॉजिटिव हो जाएगा तो अपने आप ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा जब हम लिखते हैं तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपका माइनस साइन आता है, और जब हम बीटा लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आता है। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट आपके पास जो आता है मुझे वो ये है कि रूट्स आपके पास रियल एंड इक्वल। आर्यन आप मुझे बताओ, जब मैं रूट्स को कह रहा हूँ ना मुझे रियल एंड इक्वल, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आर्यन मैं चाहता हूं कि जो अल्फा है वो बचे आपका बीटा के बराबर है। तो आप खुद देखो कि अल्फा को अगर आप बीटा के बराबर चाहते हैं तो अल्फा आपने कैसे लिखा है वो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, बीटा आपने कैसे लिखा है वो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। अगर आप इन दोनों को इक्वल चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डी जीरो हो जाए। देखो जब डी जीरो हो जाएगा ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और बेसिकली किसके बराबर होंगे, -b/2। यानी कि अब आपका जो डिस्क्रिमिनांट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो अब आपने ध्यान रखना है इस केस में कि अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम ax² प्लस bx+c कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो बनेगा वैसे इट विल बिकम a टाइम्स x माइनस अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि अब अल्फा और बीटा बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए इस समय आपका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो क्या बन गया, इट इज गोइंग टू बिकम स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फैक्टर। तो जब भी आपको ये कहा जाए ना कि आपका क्वाड्रेटिक जो है वो बेसिकली स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो आपके पास रियल एंड इक्वल है। अब आते हुए नंबर थर्ड कि अगर आपके जो रूट्स हैं दे आर गोइंग टू बिकम कॉम्प्लेक्स। देखो अगर रूट्स आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। देखो जो आप भी जानते हैं कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है आपके पास a प्लस आयोटा, जिसमें हम जानते हैं कि a आपके पास जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूं। b आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा बेसिकली रूट ऑफ माइनस। तो रूट्स जब आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं ना विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, तो मैं नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट बचे आपका बी जो है ना, अगर वो जीरो हो जाएगा तो रूट बेसिकली आपका रियल हो जाएगा। तो हम जो रूट चाहते हैं वो ऐसे होंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो नॉन जीरो होगा। तो अब आप एक बार फिर जरा स्क्रीन पे देखिएगा। आप देखो वजह आप भी जानते हैं कि जब किसी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट हो तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपका जो क्वांटिटी रूट के अंदर आ रही है वो नेगेटिव होनी चाहिए। यानी हम ये कहेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल होगा, तो इस केस में डी जो है वो आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इस केस में आपका जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पार्ट जो है वो बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अब आपके पास जो अल्फा और बीटा क्या होंगे, तो ये ध्यान रखना इस केस में अल्फा जो है अगर वो आपका सपोज करो p माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में आता है, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, तो बीटा जो होगा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू p प्लस आयोटा। तो आप भी जानते हो इस समय बीटा जो है ना वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ। तो हम ये कहते हैं कि जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं
तो आपको ध्यान रखना है दे ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो हम कहते हैं जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कॉफिशिएंट्स। रियल कॉफिशिएंट्स का मतलब अगर आपके एबीसी रियल हैज इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ये डिस्कशन वजह हमारा जो अभी हुआ है ना, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये मैंने आपको साथ पहला केस डिस्कस किया है कि जब हमारे कॉफिशिएंट्स रियल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक में, तो हम रूट्स का नेचर डिसाइड कर रहे हैं। तो आपने रूट्स निकाल लिए हैं, अब कॉफिशिएंट्स एबीसी रियल हैं, तो तीन तरह के नेचर होंगे, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, और उसके बाद आपके पास लास्ट आएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। देखो इसमें केस 2 में ले रहा हूं जी। अगर मैं कहता हूं कि जो कॉफिशिएंट्स हैं, द कॉफिशिएंट्स a comma b comma c they belongs to rational numbers। आर्यन अब आप मुझे बताएंगे कॉफिशिएंट्स आपके पास रैशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक जो हम चूज कर रहे हैं वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। हमने ये कहा कि इसका एक रूट अल्फा होगा विच इज -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा रूट बचे आपके पास होगा बीटा विच इज इक्वल्स टू -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब देखो आर्यन, सबसे पहले वजह अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपके जो रूट्स हैं वो रैशनल, रूट्स आर रैशनल। देखो रूट्स अगर रैशनल है तो इसका मतलब है दे आर पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो मुझे लगता है आर्यन के रूट्स आपके रैशनल तभी हो सकते हैं वजह जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो क्वांटिटी आपकी अंडर रूट की आ रही है, यानी कि जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो रूट्स आपके पास रैशनल तभी हो सकते हैं जब आपका डी जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर मैं नंबर्स की बात करूं ना कि नंबर्स में कौन कौन आपके परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो 1 4 9 16 ये एक्चुअल में ऐसे अंक हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब कॉफिशिएंट्स रैशनल हैं और आप चाहते हैं कि रूट्स आपके पास रैशनल होने चाहिए, तो इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका 1 और 2 यानी जो आपके अल्फा और बीटा रूट्स हैं उनमें जो क्वांटिटी अंडर द रूट आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है वजह कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए आर्यन, आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं अजय कि रूट्स जो हैं वो मैं चाहता हूं इर्रेशनल। देखो रूट्स इरेशनल का मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा जो है ना वो आपका इस तरह से होगा p माइनस रूट क्यू के पैटर्न में, तो दूसरा रूट जो होगा वो इसी का कॉन्जुगेट होगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी p प्लस रूट क्यू। इस तरह के फॉर्म में होगा, और ये तभी हो सकता है जब नंबर 1 और नंबर 2 जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसमें d जो है इट शुड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे वजह मैंने एक क्वेश्चन लिया, सपोज करो x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम कॉफिशिएंट्स की बात करें ना, तो कॉफिशिएंट क्या है आपके पास, x² का कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट आपका 3 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपकी -5 है। तो आप भी जानते हो इस केस में ये जो तीनों नंबर्स हैं ना 1 3 और -5 दे आर बेसिकली इंटीजर्स, एंड आई थिंक एवरीबडी नो दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो अब आप देखिए, मैं अगर पहले तो डी निकालता हूं, अगर मैं इसका डी निकालूंगा तो डी का वैल्यू आएगा b² विच इज बेसिकली 3² -4 इंटू आपके पास होगा -5 इंटू 1। आई थिंक इफ यू फाइंड इट कम्स आउट टू बी 29। और अब आप जानते हैं 29 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो एक रूट अल्फा जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी -b यानी -3 माइनस रूट 29 डिवाइडेड बाय 2a विच विल बी 2, और दूसरा रूट जो है आपके पास बीटा आएगा विच कम्स आउट टू बी -3 प्लस √29 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें क्या है कि आपके जो दोनों रूट्स हैं ना वो अब आपके पास एक दूसरे के कॉन्जुगेट आ रहे हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट, अब जरा सुनिएगा। अगर मैं आपको ये कहता हूं जी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a1 है, b कॉमा c आपके पास दे बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड d जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक में a1 है, b और c आपके इंटीजर्स हैं और d आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और अब आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं, रूट्स आर रैशनल। तो ये ध्यान रखना इस केस में दे मस्ट बी इंटीजर्स। वो आपके पास हर हालत में इंटीजर्स होंगे। अगर a1 है, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर्स, d आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर है, और मैं कहता हूं कि रूट्स आपके पास रैशनल आ रहे हैं, तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि अब आपका जो रूट्स हैं वो एक्चुअल में इंटीजर्स होंगे, बिकॉज वी नो दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पेज। देखो जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूं, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर, और आप मुझे बताओगे -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आर्यन ये बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई थिंक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको हम a कहते हैं वो 1 है, यस सर। तो आपका -5 है, c यस आपके सर। पास 6 है। ठीक है जी। अब आप देखो a1 है, b -5 है, c आपका 6 है। तो मैं एक बार फिर आपको प्रीवियस पेज की तरफ ले जाता हूं। मैंने कहा कि a1 है, b और c आपके इंटीजर्स हैं। अब हमें देखना है कि इसमें d क्या होगा। अगर हम d निकालते हैं तो आई थिंक d इज कमिंग आउट टू बी b स्क्वायर विच इज कमिंग आउट टू बी -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, so it will be 25 minus 24 which is equal to how much? 1। तो d आपका 1 आ गया परफेक्ट स्क्वायर। तो वजह ये इंप्लाई करता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वजह रूट्स आर इंटीजर्स। वो रैशनल होंगे बट दे मस्ट बी इंटीजर्स। रूट्स आर रैशनल, मैं ऐसे लिख देता हूं, बट दे आर इंटीजर्स। वैसे भी अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में आप बहुत इजीली जो है वो रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इजीली स्प्लिट कर सकता हूं। ये बेसिकली x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई होप अंडरस्टैंड। आपके पास दो रूट आएंगे, तो एक आपके पास आएगा 2 और एक आपका 3 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है वजह कुछ पूछना चाहते हैं, यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। दिव्य, तो आप मुझे बताएंगे कि अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करें। देखो मुझे कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि m की वैल्यूज क्या होंगी इफ mx² प्लस mx प्लस 8x प्लस 9 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। देखो दिव्य, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले पकड़िएगा। ये कह रहा है कि मुझे m निकाल के बताइए अगर ये पूरा का पूरा जो ये पोर्शन है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं विच इज बेसिकली क्वाड्रेटिक, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको प्रीवियस पेज पे लेके जाता हूँ। देखिए जी, सर इसमें भी मतलब हम वही करेंगे, मतलब ए बी सी निकाल के। जस्ट मुझे
आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डी इक्वल टू जीरो होता है, बताया था ना मुझे आपको। और ये कहा था कि उस केस में आपका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो लिखा जाता है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो ये कहा था जी क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है ये बेसिकली क्या बन जाता है, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फैक्टर। तो मैंने कहा था कि जब भी कहा जाए ना कि कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो आपका स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फैक्टर है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है वजह कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फैक्टर आ रहा है यानी वो अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक का आपके पास गुरमन जो डिस्क्रिमिनांट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। यस सर। I have to find the discriminant of this quadratic equation। इसमें आप देखेंगे तो coefficient of x बचा आपके पास m है, coefficient of x square आपके पास m है, ये 8x प्लस 9 जो आई एम सॉरी जो 9 अकेला है वो आपका कांस्टेंट टर्म। एक्चुअल में coefficient of x जो है ना वो ये होगा mx प्लस 8x को क्लब करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं तो इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा मैं रीडिफाइंड फॉर्म में लेता हूं, mx स्क्वायर प्लस आपका होगा m प्लस 8 इन द ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 9। तो अब अल्टीमेटली कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आपका m प्लस 8 होगा, m आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा और 9 आपका कांस्टेंट टर्म। सो d हैज टू बी इक्वल टू जीरो। तो d का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac। so b square minus 4ac has to be equal to 0. Now from this particular equation you have find that this is m plus 8 is going to play the role of b, so I think m plus 8 complete square minus 4 into a का मतलब m होगा और c का मतलब 9 होगा, ये सारा का सारा किसके इक्वल आएगा, जीरो के। देखो जो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेरा ख्याल से बनेगा आपके पास m स्क्वायर प्लस 16m plus 64 minus 36m has to be equal to 0. So from here, you will find that m square minus 20m plus 64 will become equals to 0. अब आपको करना क्या है, 64 जो है दिव्य तो उसके ऐसे दो फैक्टर बताने हैं जिनका सम 20 होगा। दिव्य तो आप बताएंगे 64 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 20 हो या माइनस 20। सर एक तो 8 हो गया। आपको ध्यान रखना है 64 के मुझे आप ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनका सम जो है वो -20 हो। माइनस जिनका सम -20 होगा। प्रोडक्ट तो उनकी 64 होगी लेकिन सम -20 होना चाहिए। ओके। आर्यन आप बताएंगे। सर आर्यन की नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट हो गया। ओके, आई थिंक -16 इंटू -4, यही होगा ना मुझे। -16 इंटू -4 आपका 64 होगा, तो आप देखोगे तो दोनों का सम आपका -20। तो मेरे ख्याल से बच्चे आप ये बोल सकते हैं कि यहां से आपको मिलेगा m स्क्वायर -16m -4m प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो m की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक 16 आएगी और एक आपके पास 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो वो अपीयर हुआ है आपके पेपर में, ये आपका CDS 2022 का क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे अब जो एक बार फिर देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। सर वो थोड़ा नोट डाउन करना था, दिखा दो सर 2 मिनट। ये सर थैंक यू। चलिए देखो जी, अब जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं उसको जरा सुनिएगा। ये क्वेश्चन है जो आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर
माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 5, और कहा गया है इसके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 दे डिफर बाय 5, वो डिफर करते हैं 5 से। तो अगर वो डिफर करते हैं 5 से, so you have to tell me which part is going to be the true part. Then b square is equal to 4c plus 5. B part is c square equal to 4b minus 5. C part is b square plus c square is equal to 5. And the d part being b square minus c square is equal to 5. देखिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे डिफर बाय 5। तो गुरमन, अगर आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे डिफर बाय 5, इसका मतलब है कि दोनों रूट्स के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट है। राइट पे। सो आप बताइए कि इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करूं। देखो, एक काम करते हैं ना मुझे, आप मान लीजिए एक रूट आपके पास है अल्फा, तो दूसरा क्या बनेगा, अल्फा प्लस 5, इजंट इट? अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 5 है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 5 यूनिट का है आपके पास। तो आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको रूट्स के बारे में बता दिया, तो जैसे मैंने कहा कि 80% ऑफ द केसेस में विल स्टार्ट विद द सम एंड द प्रोडक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस 5, which is basically sum of the roots. I think this comes out to be equal to how much? Minus times the coefficient of x divided by the coefficient of x square. So यहां से अगर आप देखोगे तो you are getting 2 alpha plus 5 is equal to b. फिर एक और काम करिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 5, एंड आई थिंक प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिटी इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो मेरा ख्याल से इक्वेशन का रीडिफाइंड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें ना जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या बन जाएगा, सी माइनस 5। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरा ख्याल से यहाँ पे सिर्फ सी माइनस 5 आएगा। तो यहां से क्या बनेगा, हो जाए ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू सी माइनस 5। अब आप देखेंगे तो आपके जो ऑप्शंस हैं मुझे ए बी सी डी, उसमें कहीं पर भी अल्फा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों इक्वेशन में से अल्टीमेटली अल्फा को रिमूव करना है। आपके पास जो चारों ऑप्शन है उसमें बी और सी के बीच में रिलेशन, तो क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में से आप अल्फा निकालिएगा, विच कम्स आउट टू बी b माइनस 5 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। अभी अल्फा की वैल्यू यहां से उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की जगह डाल दीजिएगा। तो अब क्या करिएगा, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, पुट स्टार इन इक्वेशन 2। ये एक तरीका है उसे करने का। तो मेरा ख्याल से ये बन जाएगा आपका b माइनस 5 बाय 2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस बन जाएगा 5 इंटू बी माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू सी माइनस 5। आई होप अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी b माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स b माइनस 5, में साथ साथ में ना एलसीएम भी ले रहा हूं मुझे, इक्वल्स टू 4 टाइम्स c माइनस 5। ये मैंने ऐसे किया, मैं आपको बता दूं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, b माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये बन जाएगा 5 बाय 2 इंटू बी माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस 5।
तो मैं एलसीएम ले रहा हूं थ्रू आउट 4, या फिर आप ये कहिए कि मैं 4 से सारे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे बच्चे तो यहां से आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 25 प्लस आपका 10b माइनस 50 इज इक्वल्स टू 4c माइनस 20। 10b और ये कट जाएगा, और यहां से अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आप ये समझेंगे कि इस समय आपके पास जो आंसर है वो कैसे आएगा। देखो आपका जो आंसर बनेगा वो बेसिकली बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c प्लस आपके पास 5 हो जाएगा। ये एक तरीका है इसको करने का, जो और भी बहुत तरीके हैं। सो यू आर गेटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 5। You have any question, any doubt in your mind, you're free to ask. Divit, any question, please? No, sir. क्वेश्चन को ना मुझे बेसिक से पकड़ना है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉब्लम की। अब देखिए मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, इसमें वो भी आप यूज कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं मुझे कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा। इसको आप लोग करेंगे, मैं सिर्फ बताऊंगा। अल्फा कॉमा बीटा रूट्स मान लेते हैं। हमें पता है कि रूट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास 5 है, ये आपको दिया हुआ है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा ये हम नहीं जानते, तो हमने ऐसे कह दिया कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड आपका 5 के बराबर है। आपको ध्यान रखना मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है कि वेन एवर यू टॉक अबाउट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आपका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, एनीबॉडी प्लीज? दो आइडेंटिटीज होती हैं। चलो इसको मैं दूसरी को यूज करता हूं। हम ऐसा करते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, चलो ऐसा करते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, उसमें से हम कम कर रहे हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में बताता हूँ। ये मेरा क्या, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4xy। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से अगर आप 4xy कम करोगे, सो यू आर गेटिंग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं, इफ यू टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो जो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy कंप्लीट रूट जो है इट विल बिकम इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का कंप्लीट। ये मैं बता दूं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो कंप्लीट रूट है वो बाय डेफिनेशन इट विल कम आउट टू बी एक्स माइनस वाई। तो बस इसका यूज कर सकता हूं मैं यहां पे। मैं ये कह सकता हूं जो ऐसा करते हैं, यहां से अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है वो अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा, वो बन जाएगा हो जाए आपके पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कंप्लीट रूट। सिंस अल्फा बीटा मेरे पास जो है वो रूट्स मैंने आपको बता दिए, तो आप ये बताओ यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो वो बनेगा आपका माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो वो बन जाएगा आपके पास सी माइनस 5, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ये बता दूं कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका बी बन जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो है इट इज कमिंग आउट टू बी सी माइनस 5। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। यही होगा जी। अब आप इसको पुट कर दीजिए जी। अल्फा माइनस बीटा का मॉड आपका 5 है, तो 5 इज इक्वल टू रूट के अंदर, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी, देखिए
ये ऐसे होगा वजह अल्फा प्लस बीटा विच इज बेसिकली योर बी, तो बी का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा विच इज बेसिकली C-5। बस ये आ गया। अब इसमें क्या करिए, आपको तो अल्फा तो आपका एलिमिनेट हो गया, बीटा थोड़ा हाई नहीं, तो अल्टीमेटली स्क्वेयरिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो 25 इज इक्वल टू बन जाएगा बी स्क्वायर -4C प्लस 20। फिर आप देखिए 20 को अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे सो यू आर गेटिंग, और थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे तो बी स्क्वायर -4C जो है वो आपका 5 के इक्वल होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं मुझे कि बी स्क्वायर जो है इट इज कमिंग आउट टू बी 4C प्लस 5। सो यू आर गेटिंग द सेम आंसर जो मैंने पहले निकाला है, बस इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए यही आंसर आ रहा है और अभी मैंने वही निकाला है। दोनों अप्रोचेस को मैंने आपको बता दी, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। Any question you have in your mind, any doubt, you are free to ask. इस चैप्टर से आपका जो है इन जनरल आपको जो है मैक्सिमम जो एक पेपर में क्वेश्चन आए हैं तो वो 6 क्वेश्चन आए हैं। 6 प्रॉब्लम्स वी हैव। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए मुझे, और लैंग्वेज को पकड़ना है आपने कि क्वेश्चन का आपका लैंग्वेज किस तरह का है। देखो आपको ये कहा गया है कि last question we have for today's lecture. I think this is going to be a question number 3rd. ठीक है अजय, if the sum of the squares, if the sum of the squares, मैं हमेशा क्वेश्चन लिखता हूं ताकि जब लिखते वक्त वो स्टेटमेंट को आप पूरा पढ़ें। ऑफ द रूट्स of the equation x square minus 14x plus k equal to 0 is 100। तो बताना है कितना वैल्यू होगा k का। ऑप्शंस आपके पास है, ए पार्ट इज गोइंग टू बी 42, बी पार्ट इज से 48, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 52 and D part is going to be 56। Look at the statement of the question। ध्यान से बच्चे पूरा एक एक लाइन पढ़िएगा। If the sum of the squares of the roots of the equation, this is the equation, is 100। Remember, sum of the squares of the roots of the equation. So let me take one root as alpha, the root as beta. So I think we have to find alpha square plus beta square। यस सर। ठीक है मुझे, तो मेरा ख्याल से आपके पास ऐसे होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो आपको किसके बराबर दिया हुआ? आई थिंक इट इज गिवन एज इक्वल्स टू 100, इजंट इट? अब जरा आइए फिर एक बार, तो आपको करना है क्या, आपने इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा अगर रूट्स अज्यूम किए हैं ना, तो आप ये बताओ, अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर -14x प्लस के इक्वल टू 0। तो अगर मैंने एक रूट अल्फा माना है, एक बीटा माना है, तो जैसे मैंने कहा कि 80% ऑफ द केसेस में वी हैव टू फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा सम किसके बराबर होगा? माइनस टाइम द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 14 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा दैट विल बिकम इक्वल टू सिंपली कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यस सर। अब आप मुझे बताओ गुरमन, जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि इसके लिखने के प्रोसेस में अल्फा प्लस बीटा भी आए और अल्फा इंटू बीटा भी आए। आई थिंक दिस विल बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। यस सर। अब देखिए एक काम करिए ना, जहां पे अल्फा प्लस बीटा वहां पे 14 आ जाएगा,
Yes, sir. 14 square minus 2 into k will become equals to 100. I think 14 square will become 196. तो 196 minus 2k is equals to 100. So ये clear cut indication है कि यहाँ से जब आप 2k निकालोगे, so 2k is coming out to be 96. So the value of k will come out to be how much? 48. Any question you have in your mind? No, sir. चलिए मैं एक बार आपको बता दूं कि हमने आज क्या किया है, ताकि इसको हम एक बार कंक्लूड करें। देखिए मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पहले तो हम दो न्यूमेरिकल्स को लेके आए जी। देखिए 3 आपके साथ हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, फिर हमने बात की आपके साथ कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है जी। उसमें हमने डिस्कशन किया कि रूट्स क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट केस में जब कोफिशिएंट्स रियल होंगे तो रूट्स का नेचर कैसे डिस्कस किया जाए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमने बताया कि जब कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे और आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दोनों रूट दिए हुए हैं तो कंडीशन जो रूट्स पे है वो कैसे डिस्कस की जाती है। फिर हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस किए। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो बाद में डिस्कस किए उसके 2 मेथड बताए, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कशन था। तो ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक यहाँ पे आकर के कंप्लीट होता है आज का जो लेक्चर है। So this is all we have for today's lecture. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir.